बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कुछ अरसे के बाद आप लोगों से बात हो रही है, सारे जो लिसनर्स और व्यूवर्स हैं। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में था नहीं, मैं अमेरिका गया हुआ था और वहाँ जाके बड़ी मतलब फैमिली ट्रिप भी था, कुछ प्रोफेशनल मुलाकातें भी हुई जो मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन आज मैं हमेशा की तरह बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए। और वैसी खुशी है जैसे किसी लॉयर को जब वो अपने किसी क्लाइंट का केस जीतता है दिन रात की मेहनत के बाद और उस पर बहुत ही टायरलेसली काम करने के बाद, या कोई डॉक्टर का जब कोई पेशेंट सेहतियाब होता है तो उसको जैसे खुशी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट को जब उसका क्लाइंट डे 1 से लेके डे लास्ट, यानी जो उसका इमिग्रेशन प्रोसेस का डे लास्ट होता है, मेरा मतलब ये है, और जब उसको और उसकी पूरी फैमिली को वीज़ा ग्रांट होता है, यूएस का वीज़ा, और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की बात नहीं कर रहा मैं, इमिग्रेंट वीज़े की बात कर रहा हूँ, ग्रीन कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो हमें भी उतनी खुशी होती है जैसे किसी डॉक्टर और लॉयर को होगी। तो आज हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही क्लाइंट मौजूद हैं, आपका उनसे तारुफ कराते हैं और उनके जर्नी के बारे में पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत मुबारक आपको और आपकी पूरी फैमिली को। माशाल्लाह, आप, भाभी और 2 बच्चे हैं आपके, जी, मेरे 2 तो उन बच्चे हैं। सबको गालिबन आपको E21, भाभी को E22 और बच्चों को E23 कैटेगरी के सारे वीज़े मिल चुके हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल अपना चुके हैं। तारुफ कराएं थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं बाय प्रोफ़ेशन फ़ार्मासिस्ट हूँ सर, और मैंने एमफ़िल किया हुआ है इन फ़ार्मास्यूटिक्स, और इसके अलावा रिसेंटली मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हुई है। अच्छा, और है ये कि एक फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, और फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ, डिफरेंट नेशनल एंड मल्टीनेशनल। ये किस्सा सर स्टार्ट होता है जनवरी 2023 से। ओके। जनवरी 2023 में मैं पहली दफ़ा आपके पास आया। मुझे याद है मेरी मुलाकात हुई थी जी, आपसे। और बड़ा कंफ्यूज थे कि कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करें कि कहाँ की अप्लाई करें। और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं, एक दोस्त ने बताया था कि EB2 का एक प्रोग्राम आया हुआ है, EB2 NIW। तो उस टाइम पे फिर ये सर्च किया कि मार्केट में इसके पायनियर्स कौन हैं, किसने पहली दफ़ा कहाँ केस अप्रूव हुए। तो जिस बेसिस पे आप लोगों के स्टेटस लग रहे होते थे कि डेली बेसिस पे 5, 8, 10 पिटीशन अप्रूवल आ रही थी उस टाइम पे, तो उस चीज़ ने मोटिवेट किया मुझे। ना मैं आया, मैंने अब केस रजिस्टर्ड जब बंदा कर रहा होता है ना, उस टाइम पे बड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि पता नहीं ये पैसे मैं लगा रहा हूँ या मैं ये कंसल्टेंसी फ़ी दे रहा हूँ। तो ये पता नहीं हमारे पास, जिसे कहते हैं ना, असल में मार्केट में इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है हमारी मार्केट में ना, मतलब कंसल्टेंसी कौन सा अच्छा कंसल्टेंट है। तो क्योंकि दोस्त मेरे आपके थ्रू कनाडा और बहुत सारी जगह गए हुए हैं, कनाडा स्पेशली, सही है ना, वो गए हैं, और रिसेंटली न्यूजीलैंड गए हैं कुछ फ्रेंड्स मेरे जो मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे। तो उनके मैंने यहाँ पे केस रजिस्टर्ड करवा दिया। केस रजिस्टर्ड करवाया 30 जनवरी 2023 को। अच्छा, होता ये है कि डेली बेसिस पे लोग केस रजिस्टर्ड कराने के बाद ना हम थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। तो हमारे पास ये था कि फिर अप्रैल के अंदर मेरे पास आई आरएफई। आरएफई आने के बाद ना बंदा बड़ा बेचैन हो जाता है कि सबके तो अप्रूवल्स आ रहे हैं, जब जहाँ रोजाना 10 अप्रूवल्स आ रहे हैं वहां मेरी आरएफई आ गई। अच्छा, मैं सिर्फ अपने लिसनर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए ये बता दूं कि जब आरएफई आती है तो आरएफई का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस। जब यूएससीआईएस वाले किसी वजह से कोई कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है या वो किसी वजह से भी कन्विंस नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो दे ऑलवेज आस्क यू फॉर मोर एविडेंस, फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली सर, और उस टाइम पर इन्होंने वो 3 प्रॉम्प्ट्स भी निकाल लिए थे कि वो 3 प्रॉम्प्ट्स जो इनके थे कि आप किस तरह से बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिशियल होंगे, किस तरह सब्सटैंशियल से मेरिट, सब्सटेंशियल मेरिट वेल पाएंगे, पोजीशन कितने हैं अपने। वह एग्जैक्टली उनकी मार्केट का गैप किस तरह से फुलफिल करेंगे, वहाँ किस स्टेट के अंदर क्या है। मतलब बेसिक ये कहूँगा कि आप उधर अपने आप को किस तरह से देखते हैं। तो वो आरएफई फिर आप दोबारा से अपना तमाम प्रोसीजर को, उसी के अंदर रिक्वेस्ट को, उसको बहुत तरीके से पढ़कर फिर उसको सबमिट करवाना।
फिर सबमिट करवाने के बाद इट वाज़, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सितंबर 2023 को मैं कोई समहाउ एट फजर का टाइम था, तो मैंने मतलब इतना चेक कर रहा था डेली बेसिस पे कि पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मैंने सितंबर 2023 के अंदर मैंने मतलब ये कहते हैं कि सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में जितना डिफ़रेंस था ना, मैंने सुन्नत पढ़ने के बाद सुन्नत से पढ़ने से पहले स्टेटस चेक किया, तो वही आ रहा था कि योर आरएफई हैव बीन रिसीव्ड। और जब मैंने नमाज़ ख़त्म करी और मैंने उसके बाद जब चेक किया तो लिखा था योर केस इज़ अप्रूव्ड। माशाल्लाह, अरे सही। वाह! तो मैं इतना ज़्यादा हैरत ज़दा हूँ। अच्छा, मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ ना कि जो अब आगे और पीछे के रोल नंबर्स लाज़मी चेक करते हैं कि ना, तो मैं खुद से नंबर डाल के चेक करता था अपने नंबर के, जो हमारा नंबर होता है, जो हमें हुँ, नंबर इश्यू होता है यूएससीआईएस से, तो मैं हुँ, चेक करता था कि यार, अब मैंने कहा यार ऐसा नंबर गलत तो नहीं डाल दिया है। हुँ, फिर मैंने दोबारा अपना नंबर गौर से पढ़ा और ये दे ऑल आर स्लीपिंग ना, मेरी मदर, फादर, वाइफ, बच्चे। तो मैंने देखा, मैं लाइक आई वाज़ जस्ट शाउट कि मैंने कहा मेरा केस अप्रूव्ड हो गया। ना तो ये वालिद साहब कह रहे क्या हो गया भाई? मैंने कहा मेरा केस अप्रूव्ड हो गया। तो सब बहुत खुश उस टाइम पे, हाँ, मतलब वाइफ को भी उठा दिया मैंने, मतलब सबको उठा दिया मैंने कहा मेरा केस अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद जिसे कहते हैं वीज़ा अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर हुआ। ऑल्दो नो डाउट सर कि सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल ऑफ़िशियल सवालों के जवाब नहीं, हमें तो तसल्ली भी मिलती थी आपसे बात करके। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं रात में 12 बजे भी मेरे ज़हन में कोई सवाल आ जाता था ना कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा? तो मैं फ़ोन करता था, तो वो जो मेरा केस मैनेजर हैं, मेरा केस रमशा के पास था, तो रमशा या अज़ीम, मतलब ये मुझे तसल्ली देते थे। जैसे कहते नहीं रज़ा भाई ऐसा नहीं है, फ़िक्र नहीं करें, सही, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप फ़िक्र नहीं करें। ये मतलब नॉर्मली कंसल्टेंट को किसी को रात में 12 बजे बंदा फ़ोन करके बोले कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे ज़हन में सवाल आया, वो कहेगा भाई ऑफ़िस टाइमिंग पे फ़ोन किया करो किसी में, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं। लाइक वी आर, मतलब मुझे झेलना ना, मैं खुद कहता हूँ कि एक बहुत बहुत वो चाहिए कि मतलब एक बंदा जो है ना वो मुझसे मुझे झेल रहा था। तो मैंने कहा यार, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, मतलब एक रिस्पॉन्ड आ रहा था ना प्रॉपर कि हाँ, आप फ़िक्र नहीं करो, ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो। जैसे एक मुझे आपकी डे 1 की वो बात याद है कि मैंने ये पूछा आपसे कि मैं सर, पूछना ही चाह रहा था, मैं ये चाहता हूँ हमारे ऑडियंस ये सुने और सुनने के बाद उनमें एतमाद पैदा हो। क्योंकि मैं तो आगे बढ़ के कहता हूँ देखें ये सब कुछ ये सब जितना हम शुक्र अल्लाह का अदा करें बिल्कुल सर, क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ वहाँ पे मुझे पता है कि वहाँ पे जो अटर्नीज होते हैं वो क्या चार्ज करते हैं यानी ग्रीन कार्ड के लिए अगर कोई प्रोग्राम आपको एग्ज़ैक्टली। है और अगर कोई नेक्सस बनाना चाहें आप उनसे कहें हमें ग्रीन कार्ड हो ही हो तो फिर वो क्या चार्ज करते हैं क्या डिमांड करते हैं तो हम यहाँ पे एक बहुत ही रीजनेबल सी अमाउंट पाकिस्तानियों के लिए चार्ज करते हैं इस उम्मीद के साथ और कि अल्लाह करे कि इनकी हमारी मेहनतें रंग लाएं और मैं अगेन कहता हूँ कि ये सब आपकी माँ बाप की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है ये इसका जितना शुक्र अदा करें कम है और कितना आपको भी कितने अच्छे तरीके से आप देखें कि एक सुन्नत अदा की आपने हुँ। तो उस वक्त तक आरएफई के स्टेटस था और फ़र्ज अदा की तो केस ये बड़ा वैसे देखा जाए इसमें भी बड़ी एक यानी अगर कोई देखना चाहे तो निशानी है इसमें भी एग्ज़ैक्टली ऐसे यानी ही। जानने वालों के लिए निशानी है तो जी हम बस ये कहते हैं कि अपनी सी मेहनत करें और अल्लाह पे तवक्कल करें क्योंकि ये तो वैसे भी हिजरत का मामला है ऐसे ही, ऐसे राइट हम आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसमें हम ये तो 100% यकीन कि मैंने आपको क्या 100% यकीन दिलाया था कि आपका वीज़ा लग जाएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा आपने ज़रूर ये कहा था, मुझे मैं उसी पे आ रहा था जी सर प्लीज़ मैं कि चाहता हूँ सुने हाँ, लोग कि आपसे मैंने कहा कि सर ये बताएँ कि क्या पटिशन अप्रूव्ड ही होगी? मैंने सवाल पूछा था। आपने कहा वन्स पटिशन अप्रूव्ड हो जाए, तो वीज़ा लगता ही लगता है, केस 99% थ्रू है। सही है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है, सही है ना? शक व शुबात पैदा होते हैं हमारे अंदर, एक क्वेश्चन मार्क के साथ इंसान इस दुनिया में आता है, एक तजस्सुस के साथ आता है। तो पटिशन अप्रूव जब हुई, तो उसके बाद जब पटिशन अप्रूव हुई तो आपने कहा, मैंने आपसे पूछा था कि सर पटिशन जब अप्रूव हो जाएगी तो आपने कहा फिर तुम तैयारी करो कि यूएस जाके करना क्या है? बिल्कुल इस सही चीज़ को छोड़ देना कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन पटिशन अप्रूव हुई, हमने वीज़ा अप्लाई किया।
अब वीजा पिटीशन अप्रूव होने से वीजे की कॉल आना तक, इसके दरमियान में ना आपके हाथ में कुछ है, ना जिसका वीजा अप्लाई हुआ है उसके हाथ में कुछ है। सही, आप क्या करते हैं सर, आप एक फूलों को जमा करके एक गुलदस्ते की तरह पेश करते हैं, यही काम है हमारा। बस। और तो और कुछ नहीं, मतलब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं था कि जो कोरू ने लगा दिया हो बीच में लाकर कि यार ये पेपर लगा देता हूँ तो रजा भाई आपकी सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझसे पे स्लिप्स मांगी, आपने मुझसे एक्सपीरियंसेस लेटर मांगे, आपने मुझसे डिग्रीज मांगी, पब्लिकेशन, मतलब मुझे अभी तक केस मैनेजर की बात याद है। केस मैनेजर ने ये कहा था कि अगर कोई छोटा सा भी सर्टिफिकेट है आपके पास रजा भाई, वो आप दे दें, हम लगा देंगे उसमें। इस हद तक सपोर्ट हुई कि मैं मेरी वहां पर क्योंकि मैं मल्टीनेशनल में काम कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरी एक एचआर मैनेजर से बात हुई यूएस में। तो मैंने उससे कहा कि उसने कहा आपने सीवी अप्लाई करी थी, मैंने कहा जी। तो उसने वो पूरी चैट पे बात हो रही थी हमारी टीम्स पे। तो उन्होंने ये बात कही कि यार एक काम करें कि आप उसने मुझे ये बात कही थी कि अगर आपका पास, हम वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते, अगर आप यूएस में ही होते तो हम आपको ये जॉब दे देते। तो मैंने जब ये बात कंसल्ट अपने केस मैनेजर को बताई, उसने कहा यार वो चैट उठा के ले आओ, उसका स्क्रीनशॉट ले आओ। वो स्क्रीनशॉट भी मेरी पिटीशन का पार्ट था सर। मतलब इतने तरीके से उसको पेश करना, सही, कोई छोटे छोटे ऑफिस में अवार्ड्स मिले हुए हैं उसको पेश करना, ये सर उस गुलदस्ते को कितने अच्छे से पेश करना है, ये काम है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो बैठ के देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि मैंने, जैसे रजा ने भी कहा, मैंने इनको 100% गारंटी नहीं दी थी। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि एक दफ़ा पिटिशन अप्रूव हो जाएगी तो वो 99.9% आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही है और सर, 0.1% इसलिए रखा क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं होता सर। और वो 0.1% इसलिए भी रखा कि वो उसमें फिर वो कोई बैकग्राउंड चेक होते हैं, सिक्योरिटी होती है। अब हमें तो सबका तो नहीं पता होता, तो इसलिए हम 0.1% रखते हैं वो। ऐसे ही है। और लेकिन वो 0.1% बहुत ही रेयर, कोई बहुत और ही, कोई हजारों लाखों में कभी कोई, तो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम ये बात कहते हैं। तो आप लोग जो हमें बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मैं देख के आया हूँ अमेरिका अभी भी। वहाँ पे देखता हूँ डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को, कि पाकिस्तानियों ने बनाया है अमेरिका को। यानी इमिग्रेंट्स ने बनाया, वहाँ के डॉक्टर्स ने, वहाँ पे लॉयर्स इतने पाकिस्तानी हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ हम ये क्या करते हैं कि हम एक तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं जब लोग आते हैं हमारे पास। यूएसए, ग्रीन कार्ड, वो सुन के उनको पहले यकीन नहीं आ रहा होता, ऐसा ही है सर, यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा ही ख्वाबो है, ख्याल की, ऐसा ही है। या हमारा विजिट वीज़ा नहीं लगता, नहीं लग रहा। एक साहब मेरे पास आए शुरू में, खैर वो एक्सेप्शनल एबिलिटी के थ्रू, यानी जैसे आपको पता होगा कि EB2 NIW में जी। 2 कैटेगरीज हैं। एक तो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें जो आपका, जी। आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया, और दूसरे वो हैं जो एक्सेप्शनल एबिलिटी से बिलोंग करते हैं। तो खैर उनको हमने एक्सेप्शनल एबिलिटी, क्योंकि उसमें बिजनेस भी था, उनके रजा 2 दफ़ा यूएस के विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो चुके थे 1.5 साल में, और वो बहुत मायूस थे। मगर मुझे होप थी उनका, जो मैंने देखा, बिजनेस का बैकग्राउंड देखा, और उनका आगे यानी वो विलिंग थे खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, तो मुझे लगता था कि हो जाएगा, और उनका अल्लाह की मेहरबानी से हुआ उनका भी। लोग आते हैं मेरे पास, एक इदारे के 2 लोग आए मेरे पास, मीडिया से ही ताल्लुक था, तो वो चूंकि मेरा ताल्लुक भी मीडिया से रहा है, तो वो आए, दोनों दोनों एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, एडिटिंग वगैरह में। तो उन्होंने कहा अली भाई हम दोनों एडिटर्स हैं, हम दोनों का हो जाएगा। मैंने कहा यार देखो, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों का होगा कि नहीं होगा। हो सकता है तुम दोनों में से किसी एक का हो सकता है दोनों में से किसी का ना हो, और हो सकता है दोनों का हो जाए। अब देखें, कभी कभी अल्लाह ऐसी यानी बात रख लेता है अपने बंदों की, खाकसारों की, कि वो दोनों आए और दोनों का लग गया वीज़ा, मतलब दोनों की पिटीशन अप्रूव हो गई। तो मैं तो खुद, आप यकीन करें, हम ये सिर्फ आपको भी जो हमने दावत दी आज, कि हम खुद हैरान हैं बाज़ औक़ात। तो ये सिर्फ एक अल्लाह की देन की बात होती है, और सारे लोग काम की। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास बैचलर है या मास्टर्स हैं आपके पास, चाहे साइंस में है, आर्ट, और डिफरेंट उसमें है। खैर स्टेम भी पूरा एक उनकी प्रायोरिटी है कि साइंस में या टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में या मैथमेटिक्स, ये उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन जैसे आपका हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे, बैंकिंग के लोगों का होता है, HR के लोगों, बड़े जेनेरिक से ये देखा जाए प्रोफेशनल्स, उनका भी हुआ।
तब हमें भी यकीन आना शुरू हुआ। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास बैचलर की डिग्री है 16 ईयर्स की, मगर जब मैं कहता हूँ बैचलर तो 14 ईयर्स नहीं, 16 ईयर्स विद एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, या जो लोग हायर मास्टर्स की डिग्री है, या जिनके पास रजा साहब की तरह डॉक्टरेट की डिग्री है और उनके पास एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा अपने पे भरोसा रखें। और इस शहर के अंदर, बल्कि इस मुल्क में, EB2 NIW के बारे में तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं, हमसे पहले कोई नहीं कर रहा था ये। जितने लोग बाद में कर रहे हैं, हमारे इदारे में आए, काम सीखा और फिर गए, बाद में पता चलता है, हमें शुरू में पता नहीं चलता। तो आप अगर आए तो पूरे एतमाद के साथ आए, यू विल बी इन सेफ हैंड। तो रजा भाई, आप ये कह रहे थे कि कुछ टाइम का बताया था मैंने आपको, कितना टाइम लगेगा, इसमें पूछा होगा आपने। सर मैंने उस टाइम पर जब हमने अप्लाई किया था, तो मैं अभी यही आपको बताने वाला था कि जब पटिशन अप्रूव हो जाती है ना, तो उसके बाद ना आपके पास कुछ है ना हमारे पास। देखें, अगर देखा जाए पटिशन अप्लाई से लेकर और सितंबर में पटिशन अप्रूवल तक, उसमें सब आ गया। RFE गई, RFE आई, और आपका यानी सिर्फ 9 महीने में हुआ ये? 9 महीने में हुआ है, ठीक है। अब वो जब 9 महीने में अप्रूवल आ गई, अब उसके बाद जो है ना, लोग बड़े बेचैन से हो जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, वो दूसरे वीज़ाज़ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान उनकी हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। वो होता ये है कि कहीं से रिजेक्शन आ गई, तो होता ये है कि अब उसके बाद से देखा जाए तो अब तक, यानी सितंबर 2023 से लेकर, और जिसे कहते हैं, मैं कहूँगा जुलाई, अगस्त 2025, मतलब तक अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का इंतज़ार है ये। वीजा फाइलिंग के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा? इंतज़ार करना वीजा पड़ा। फाइलिंग के लिए? वीज़ा फाइल होने के बाद मतलब उनकी जो ईमेल आ जाती है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मुझे रिसीव हो गए, हम हाँ। लोगों को रिसीव हो गए हैं, राइट। अब आपको कुछ और हमने, यू शुड वेट। अच्छा। सही है ना? अब वो एक ईमेल आती है और वो ईमेल तसल्ली इसलिए होती है कि हर 2 महीने बाद ईमेल आ रही अच्छा, मैं होती है। चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए, पिटीशन अप्रूव हो गई आपकी जी सर। सितंबर 2023 में। जी सर। अब वीजा फाइलिंग के लिए आपके पास कितने अरसे के बाद ईमेल आई? तकरीबन नवंबर में आ गई थी सर। अक्टूबर, 2 महीने के हाँ, अंदर। अक्टूबर के अंदर। और दिसंबर के अंदर आप लोग डन हो गए होंगे यकीनन, जी। है ना? तो फिर आपने 1 साल ये और तकरीबन 1.5 साल वेट किया था। 1.5 साल वेट किया। ये बहुत अच्छी बात की रजा ने कि ये भी 1.5 साल ग्रीन कार्ड के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ ये भी देखा नहीं है जाए। सर। मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे जो हम लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर किसी का काम कंप्लीट होने जा रहा है ना, वो विजिट वीज़ा के लिए भी 1.5 साल कुछ नहीं है सर। सही है, तो मैं तो ये कहूँगा, पर ग्रीन कार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट जब बंदे के हाथ में चीज़ें आ जाती हैं, लाइक वीज़ा अप्रूवल आ जाती है, तो वो अपने जो US में लोग हैं उनसे कांटेक्ट करता है। तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब में हैं, तो मैंने उनसे जब पूछी ये सारी बातें, तो दे सेड दैट कि रज़ा, जब तुम US आओगे ना और मैं तुम्हें यहाँ लोगों से मिलवाऊँगा, तो यहाँ लोग, तुम सजदे से सर नहीं उठाओगे अपना। उसने कहा कि तुम जो चीज़ लेकर आ रहे हो ना, यहाँ लोगों ने 15-15 साल लगाए ग्रीन कार्ड लेने के लिए, तब भी उनका ग्रीन कार्ड किसी का है और किसी का प्रोसेस चल रहा है। कह रहा हूँ उसके लिए उनको क्या कुछ किन मराहिल से नहीं गुजरना पड़ता है यहाँ पे। क्या आ गए स्टूडेंट वीज़ा लेके, फिर वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करते रहे, फिर सच झूठ की ज़िंदगी गुजारते रहे। कहने लगे, कह रहे हैं उस तुम जब उनके हालात देखोगे ना, तो तुम सिर्फ इसी से ही सजदे से सर नहीं उठाओगे, या मेरा खुदा कि तुमने मुझे इतना आगे लाकर मुझे 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 यहाँ से स्टार्ट करवाया है। मतलब मैं कहूँगा कि मुझे ग्रीन कार्ड तो मिल गया, उसके बाद से मेरी कहानी स्टार्ट होगी, जिसे कहते हैं मैं वहाँ पे स्ट्रगल शुरू। कह रहे हैं वहाँ पे अपना लीगल स्टेटस बहाल करने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, वरना तो ये 1.5 साल 1 साल सर कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम भी नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है बंदे का। तो ये वाली जो चीज़ है ना सर, इस चीज़ को लोग फोकस नहीं कर पाते हैं कि हाँ सब्र रखें, योर केस इज इन राइट हैंड। जब केस अप्रूवल तक हुई है ना, तो वीज़ा भी लग जाएगा। अब वो वन ऑफ द केस है, फिर उसमें भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की कोई भलाई होगी सर, कि अगर वो 1.1% भी अगर कहीं मसला आया है ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अच्छा ही होगी। क्या उस बंदे का फिर उसके लिए पाकिस्तान में या उससे कुछ और काम लेना होगा अल्लाह ने। लेकिन ऐसे केसेस देखे नहीं। EB2 के केसेस, अगर मैं ये कहूँगा कि अंदर का सिनेरियो बताऊँ, जब वहाँ पर इंटरव्यूज हो रहे थे, तो 4 से 5 EB2 के बैठे हुए थे अच्छा, इंटरव्यू के लिए, तो उनसे भी थोड़ी हेलो हाई हुई। आप लोग एक साथ तो नहीं गए होंगे यकीनन, आप वही मुलाकात हुई होगी आपकी। मतलब सर एक्चुअली 2 घंटे का टाइम हो जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। हाँ। वंस यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन अ फर्स्ट काउंटर,
अब वो केस ऑफिसर असाइन होने तक आपको 2 घंटे वहाँ वेट करना है। तो हम वहाँ वेट कर रहे होते तो बैठे हुए हैं सारे इमिग्रेंट्स की विंडो के आगे बैठे हुए हैं, तो ऑल आर द इमिग्रेंट्स। तो तकरीबन सब एक-दूसरे को आपका कौन-सा वीज़ा है? तो उसने कहा आपका कौन-सा? तो उसने कहा ईबी-2, उसने कहा आपका भी ईबी-2। तो ईबी-2 का केस सर रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा मैंने। ईबी-2 एनआईडब्ल्यू का, जिनकी पिटीशन अप्रूव थी। 5 लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से मेरी बातचीत थी, तीनों का केस अप्रूव था। माशाल्लाह। ये अगेन मैं कहता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से और मुझे शायद याद पड़ा, मैं उमूमन यही कहता हूँ अपने क्लाइंट से कि ये, और उस वक्त खास तौर पे, अभी तो थोड़ा सा टाइम शायद बढ़ गया, लेकिन मैंने आपसे 2-2.5 साल ही कहा होगा हुँ, कि 2 से 2.5 साल लगेंगे, क्योंकि 9-10 महीने लगते हैं पिटिशन की अप्रूवल में, और उसके बाद 1-1.5 साल का ये आता है वीज़ा फाइलिंग, तो वो, और ये कि ये तकरीबन 2.5 साल में ही आपका हो गया एक तरह से। अब हमारे कुछ नाज़रीन को ये बताइए कि सबसे पहले प्रोसेसिंग में आप मुतमईन रहे हमारी टीम से, जैसे आप बता रहे हैं कि हालांकि वैसे देखा जाए तो लोग यहाँ पे आते हैं 10 से 6 बजे तक काम करते हैं, 7 बजे तक करते हैं, लेकिन हमारी टीम ने आपको एक बैक एंड वर्किंग भी प्रोवाइड की, और इसलिए कि ये इसलिए नहीं कि प्रोफेशनली तो दे weren't बाउंड टू वर्क एट दिस टाइम ऑफ नाइट, बट एक कमिटमेंट होती है कि जब अगेन हमारे जो क्लाइंट का, जैसे मैंने बताया, जैसे एक डॉक्टर की कमिटमेंट होती है, जैसे एक लॉयर की होती है, ये तो हम नहीं कह सकते कि हमने 2 केस लिए, किसका होगा किसी का नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बताया कि अल्लाह इस तरह के भी हम जैसों के लिए छोटे मोटे वो हो जाते हैं कि दोनों का हो गया, हुँ, राइट। ऐसा हुआ कि एक इदारे से आए, एक हेड आए एक इदारे से, आगा खान के, हुँ। तो वो जो वहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जो जी, होते हैं, जी, 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 सर्जिकल जो सर। होते हैं, तो वो जब हेड आए तो उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए आया हूँ आपके पास कि मेरा जो एक सबऑर्डिनेट है, जो मेरे अंडर सुपरविजन काम करता है, जब वो आया मेरे पास और उसने यहाँ से कहा सर मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, तो मैंने रिकमेंडेशन लेटर बना के दे दिया। मैंने पूछा उससे कहाँ अप्लाई करो, कहना सर मैं ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कहना उस वक्त तो मुझे बिल्कुल वो था ही नहीं कि मैं, अच्छा मैंने बना के दे दिया उसको, मैंने भी दे दिया और 2-3 और दिलवा दिया उसको रिकमेंडेशन लेटर्स। तो कहने लगे जब वो मिठाई लेके आया उसने कहा कि जी मेरी पिटीशन अप्रूव हो गई, तो कहने लगे मैंने कहा यार तुम्हारी पिटीशन अप्रूव हो गई, कहने लगे हाँ ग्रीन कार्ड की, कहने लगे हाँ, कहने लगे यार मैंने तो इसको लेटर दिया था, तो मैं मुझे खुद भी अप्लाई अच्छा करना सर, ये सवाल है। है। ये लिटरली ये यकीन करें आपने मेरे अंदर के जज़्बात जी छेड़ दिए। जी अब है ये कि मेरी रिकमेंडेशन लेटर्स में जो ये था कि एक मैं मल्टीनेशनल में जो मेरे काफ़ी सीनियर थे, उनसे मैंने रिकमेंडेशन लेटर लिया। से उन्होंने तो रिकमेंडेशन लेटर लिया, अच्छा फिर वो जॉब स्विच कर गए। अब 2.5-3 साल में इतनी एब्रप्ट चेंजेस होती हैं। वो चले गए कहीं इस्लामाबाद की किसी फार्मा के अंदर, मैं भी वो कंपनी छोड़ के दूसरी, लेकिन पिटीशन अप्रूव होने के बाद मैं एक-एक चीज़ अपनी ज़िंदगी का एक-एक स्टेप अपने केस मैनेजर से पूछ के ले रहा था। केस अप्रूव हो गया, पिटीशन अप्रूव हो गई, वीज़ा फाइल हो गया। मेरे पास उस दौरान अच्छी जॉब ऑफर्स थीं, तो जब केस चल रहा था तो उन्होंने ये बात कही कि प्रोफाइल मत छेड़ना रज़ा अभी। जब केस अप्रूव हो गया मैंने कहा सर अब कर लूँ मिस चेंज? उन्होंने कहा अब जहाँ दिल करे जॉब करो, जिसे कहते हैं अब चेंज कर लो। तो आई हैव चेंज्ड इट। तो मैं अभी इस्लामाबाद में जब पासपोर्ट रिसीव करने के लिए था, तो मैंने उनको क्या किया कि मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा यार मिल के जाता हूँ। रिकमेंडेशन ली थी अच्छा इस्लामाबाद में थे वो। इस्लामाबाद में। वो इस्लामाबाद की फार्मा में होते हैं, तो मैंने उनको कॉल करी। तो उन्होंने कहा कि खैरियत किस काम से आए हुए हो? कि एक्चुअली हम नॉर्मली ड्रैब से हमारे बड़े ताल्लुकात पड़ते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अक्सर औकात मुख्तलिफ लीगल मैटर्स के लिए हम लोगों को बुलाती रहती है। वो आया होगा किसी लीगल मैटर से आया होगा, रज़ा आया हुआ है काम, ड्रैब आया हुआ होगा। तो मैंने कहा नहीं यार मैं आज अपने काम से आया हूँ इस्लामाबाद। उसने कहा खैर तो है, क्या हुआ? मैंने कहा यार खैर ये है कि भाई यूएस के लिए आया था। तो कह रहा है इंटरव्यू कॉल आ गई। मैंने कहा नहीं पासपोर्ट लेने आया हूँ, इंटरव्यू तो हो गया है मेरा, जिसे कहते हैं। तो वो तकरीबन काफ़ी दूर रहता है इस्लामाबाद से। तो उसने गाड़ी ड्राइव करके कह रहा है जाना नहीं मुझसे बगैर मिले, तो वो आया है। मतलब उसने कह रहा है यार ये तुमने रिकमेंडेशन मुझसे ली, यार देख यार मेरी रिकमेंडेशन पे हुआ है। मैंने कहा हाँ यार बहुत शुक्रिया आपका रिकमेंडेशन। तो ये वाली चीज़ है, तो शायद उन्होंने उन्होंने भी अपना केस आपके पास रजिस्टर्ड कराया हुआ है या करवा लेंगे, आई अब थिंक तो सो। अल्लाह के करम से यानी हमारे जो क्लाइंट्स बनते हैं महीने में, मेरे ख्याल है 60% जो क्लाइंट्स बनते हैं हमारे नए,
वो हमारे रेफरेंसेस पे बनते हैं। ऐसे ही है सर। वो बिल्कुल वो जो वर्ड ऑफ माउथ से लोगों तक बात पहुंचती है। तो ये अब मैं अपने जो काउंसलर से भी कहता हूँ, क्योंकि काउंसलर्स अब माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, कि एक वक्त था कि जब मैं खुद भी बराह रास्त काउंसलिंग किया करता था। अब तो खैर मैं नहीं कर पाता, बहुत टाइम नहीं, क्योंकि हमारे पास टीम भी है माशाल्लाह। Until or unless if somebody really want to meet me, सर क्यों नहीं करते then काउंसलिंग? आप हर ग्रुप में तो होते हैं। होता मैं तो ये सोचता हूँ कि आप इतने ग्रुप मैनेज कैसे करते लेकिन होंगे? जाहिर सी बात, उसकी एक स्ट्रेटेजी है ना, एक तरीका है, उसके ऊपर एक हेड है, उसके ऊपर एक हेड है, उसके ऊपर मैं देखता हूँ। तो एक इस तरह से चेन ऑफ कमांड चलती है। लेकिन एनीवे मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। जैसे आप भी आए, हो गया, और 2 ढाई साल में ही हो गया। जी सर। और अब मुझे ये बताएं कि वो जो दूसरे हमारे जो लोग हैं, जो आपको बैठ के देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अपने इंटरव्यू के बारे में बताएं कि आप पे आपका जो, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं, जैसे कि मैं शुरू में ये कहता था, जब मैं कहता था अपने पाकिस्तानियों को, यार ये EB2 नहीं है सिर्फ, ये EB2 NIW है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट वेवर दे रहा है अमेरिका। यानी अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको जॉब ऑफर की और आपको लेबर सर्टिफिकेशन की, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। वो लोग जो अभी तक, हालांकि EB2 NIW मस्ट हैव बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन नाउ, बिकॉज अब मैं देखता हूँ कराची में 10-12 कंसल्टेंट तो हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनमें से 7-8 तो यहीं से गए हमारे पास से ही। खैर एनीवे, आई विश देम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। अच्छी बात है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। कि जब मैं लोगों से ये कहता था कि यार ये इसमें ना जॉब ऑफर की ज़रूरत है, ना लेबर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, और ये उस ज़माने में तो 1 साल के अंदर हो रहा था, 1-1.5 साल में, क्योंकि बैकलॉग नहीं था। तो इट वाज सो गुड टू बी ट्रू कि लोग मुझे ऐसे हैरत से देखते थे कि यार ये पता नहीं कोई जैसे पता नहीं क्या बात है, यकीन नहीं आता था उनको। अब तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारे नए काउंसलर्स आते हैं, तो उनको भी पता होता है कि एक तो ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी समझते हैं, तो वो लोग थोड़ी सी रिसर्च करें और फिर आए। हाँ रज़ा, आप बताएं कि आप जब इंटरव्यू के लिए गए तो क्या सवालात हुए, क्या उसने पूछा लेबर सर्टिफिकेशन कहाँ है आपका? अगर मैं ये बताऊं कि गुड मॉर्निंग के बाद से जो पहला क्वेश्चन था, उसने मुझसे पूछा फॉर विच प्रोग्राम यू हैव अप्लाइड। तो मैंने कहा EB2 NIW। उसके बाद अगला सवाल वो ये पूछता है कि लाइक मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ था, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे। तो उसने कहा आप में से कौन मेन एप्लीकेंट है? तो मैंने कहा मैं मेन एप्लीकेंट हूँ। तो ही सेड दैट कि आप आगे आ जाएं। तो मैं एक स्टेप आगे हो गया, ये लोग एक स्टेप पीछे। देन हमारी फिंगर बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन जो हमसे सवाल पूछा कि आप दोनों की फर्स्ट मैरिज है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे उसके। तो मैंने कहा कि यस ऑफ कोर्स ना। तो उसके बाद उन्होंने हमसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा, बर्थ सर्टिफिकेट्स मांगे, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, ये तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग लिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स से उन्होंने चीज़ें वेरीफाई करी। चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उन्होंने पूछा कि वाई US? तो मैंने कहा कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद उन्होंने जिसे कहते हैं कि अगला क्वेश्चन ये पूछा कि US जाकर किस फील्ड में काम करोगे, इन विच फील्ड? तो सेम, गोइंग फॉर द फार्मास्यूटिकल। देन वाइफ की तरफ आए, वो वाइफ से उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? सही है, तो उन्होंने कहा कि शी इज़ ऑल्सो अ फार्मासिस्ट। तो उसने 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 बताया मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हूँ, मैंने 3 साल सर्व किया है एक कराची के रिनाउंड हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने जिसे कहते हैं अगला सवाल ये पूछा कि विच स्टेट, उन्होंने उसके बाद फिर मेरी तरफ आए, उन्होंने पूछा कि किस किस स्टेट जाओगे? तो मैंने कहा राइट नाउ मैंने जो है वो, मतलब ये एक ऐसा जवाब था सर कि मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो जहाँ 1-2 दोस्त रहते हैं वहाँ का नाम ले दिया कि लाइक मैं अभी फ़ोकस कर रहा हूँ कैलिफ़ोर्निया जाने पे। कि मेरे, उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं, तो वो जो हैं उनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, तो मैं भी फार्मास्यूटिकल में वहीं जॉब करूँगा। देन ही स्टार्ट टाइपिंग, वो कुछ टाइप करने लगे। फिर उस मतलब हमारे हर जवाब के बाद वो कुछ ना कुछ टाइप करते थे। फिर उसके बाद अगला सवाल जिसे कहते हैं कि उनका ये था कि आप US में जाने के बाद किस तरह से इस फील्ड के अंदर आप रोल प्ले करोगे? एंड देन ही ओपन द पटिशन।
और पटिशन में जो RFE का जवाब लिखा था, थर्ड पॉर्ब नंबर 3, तो देन उसने वहाँ से वो चीज़ वेरीफाई करी। तो क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काम है, क्वालिटी एश्योरेंस पे काम है मेरा, सही है, और सर्वे एनालिसिस पे काम है, स्टैट्स के ऊपर काम है, तो वो पूरा काम मैंने उनको कंबाइन करके एक बताया कि मैं ये एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर चुका हूँ, इसको स्केल अप करूँगा। ये लैब स्केल पे था, तो वो सुन रहे थे, दे आर जस्ट लिसनिंग, आई डोंट नो उनका क्या बैकग्राउंड था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके, उन्होंने कहा कि फिर एक सवाल पूछा, क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है? मैं आपको ये ऐड करना चाहूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसी के पास बाहर की डिग्री है या किसी की बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो लोगों का ये काम हो जाता है। सर मैं बताऊं, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल जैसे कोरा पासपोर्ट ना। एक आध ट्रैवल है इंटरनेशनल, वो ऑफिस की तरफ से, लाइक ओमान चले गए थे हम, तो ओमान में एक ऑफिशियल वो था हमारा, तो वहां से आए थे, बस ये एक थी ट्रिप। लास्ट 6 इयर्स में कोई ट्रैवलिंग है, मैंने कहा एक ट्रैवलिंग है, वो भी ऑफिस की तरफ से थी 5 दिन की। तो उसने कहा वाइफ की, मैंने कहा कोई, बच्चों की कोई ट्रैवलिंग नहीं, डिग्री सारी पाकिस्तानी। मतलब मैं पास आउट फ्रॉम द हमदर्द यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, वाइफ मेरी भी वहीं से ही पास आउट है। तो जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि एक वो था कि कोई मतलब ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। तो उसके बाद जिसे कहते हैं कि वी गॉट इट, कि हमारे पास उसने फिर टाइपिंग शुरू करी, और उसके बाद अच्छा कुछ चीज़ें बंदा देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से रखा होता है कि बंदे को नज़र नहीं आ रहा होता है। पाकिस्तानी शरारती तो होते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ पता नज़र आ जाए। तो उसके बाद उन्होंने स्लिप उठाई, स्लिप उठाने के बाद एक राइटअप किया, दिस ऑल एज सिंपल एज दैट, बस। और कितने दिन में पासपोर्ट मिल गया आपको विद वीजा? सर स्लिप देने के बाद जब मैं पलटा हूं ना सर, मुझे फीलिंग्स शेयर करने दें। प्लीज तो गो। वहां पर जिसे कहते हैं कि वो जो हमारे कराची के पाकिस्तानी जो भाई बैठे हुए थे, जो वेट कर रहे थे इंटरव्यू का, उनका बस नहीं लगा, उन्होंने गले लग जाना था वहां पे, जिसे कहते हैं, क्योंकि आवाज सबको जा रही होती है पीछे, इतने हैवी स्पीकर्स लगे हुए होते हैं कि माइक्स इतने हैवी लगे हुए होते हैं कि वो सबको आवाज जा रही होती है कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसने कहा कि ओके, योर वीजा हैव बीन अप्रूव्ड एंड यू शुड टेक योर पासपोर्ट विद इन 15 days। सही है ना। तो मैंने जैसी वो स्लिप ली और मैं पीछे पलटा हूँ, सही है ना। अब वाइफ बता रही थी कि ही हैव स्माइल्ड एंड देन क्लोज द विंडो। तो मैंने नहीं देखा भाई, मैं तो रसीद लेके पलट गया फौरन ना। मैंने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैं पीछे पलटा हूँ तो पीछे सबने कांग्रेचुलेशन करी और बहुत, मतलब मैं फिर एम्बेसी से बाहर आया। अब विद इन 2 days, मतलब लाइक वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे को तो खत्म हुआ इंटरव्यू, थर्सडे और फ्राइडे बीच में से गुजरा। फ्राइडे की इवनिंग में मेरे पास ईमेल आ गई कि योर पासपोर्ट हैव बीन रेडी, प्लीज पिक इट। और सैटरडे को मैंने सुबह 9 बजे अपना पासपोर्ट पिक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब के वीजे लगे हुए थे। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे पासपोर्ट मिल गया। अब तो प्लानिंग कर रहे हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो एक दफा थैंक यू फिर सर, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, कोरू कंसल्टेंट की तरफ से। और अल्लाह करे आप जल्दी जाएं, जल्द से जल्द जाएं। 6 महीने का लगा वीजा आपका अभी? 5 महीने का? 6 महीने का। और आप जाके सर्व करें वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको यूएस ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में बुलाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ जाके एक बहुत ही अच्छी एडिशन साबित होंगे। आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भाभी से भी 2 बातें कर लूँ। जी जी सर, मोर देन वेलकम, जरूर। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए आप। बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने आपको दी है। और मैं समझ सकता हूँ कि पूरी एक फैमिली का जब एक इस तरह से इमिग्रेंट वीज़ा लगता है, ग्रीन कार्ड वीज़ा लगता है, तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा बताएं इसका बैकग्राउंड। रज़ा साहब ने तो बताया अभी कि आपको किसने, आप ही ने मोटिवेट किया रज़ा को, या कितना आपका हाथ है इसमें, इस कामयाबी के पीछे? सबसे पहले वैसे तो हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हमें पता ही है, और फिर भी। अच्छा, स्टार्टिंग में ये है कि रज़ा का जो मेरे हस्बैंड है उनका बहुत ज़्यादा था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे मूव करना है, मुझे बहुत होता था कि कंसल्टेंट्स के पास उनका होता था आना जाना। लेकिन फिर एक दिन जो है आप लोगों के पास आए, कोरू कंसल्टेंट के पास आए, उसके बाद वो कहीं गए नहीं।
ठीक है, आप लोगों के पास जब केस अप्रूव करवा दिया उन्होंने, सब कुछ करवा दिया, तो बस उन्होंने कहा था कि अब मैं जो है कहीं और नहीं जाऊँगा। अब जो भी है मैंने और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है ना इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अब जो है ना ये मेरा लास्ट है। तो उसके बाद उनका केस वेस अप्रूव हुआ, तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलें अप्रूवल हो गई, और आप लोगों से कांटेक्ट में ही रहते थे। और उसके बाद उनका अपना बहुत, उनको बहुत वो थी, उनकी विश थी कि मैं मतलब बस जाऊं, मुझे मूव करना है मुझे मूव। तो ये मोस्टली उन्हीं की अपनी स्ट्रगल है, मेरी भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा थी इसमें। हाँ जाहिर है, मतलब आप ठीक है, आप इतना क्रेडिट ले नहीं रही हैं इस वक्त, ड्यू टू ह्यूमिलिटी, आई अंडरस्टैंड दैट कि होना चाहिए इंसान को डाउन टू अर्थ। लेकिन जाहिर सी बात है, वैसे भी किसी भी एक मर्द का बाहर काम करना, फोकस करना और इस तरह की कामयाबी मिलना, जब तक कि घर में एक बीवी, उसकी ज़ौजा, उसकी शरीक हयात, वो पीस ऑफ माइंड ना हो, तो वो नहीं कर जी सकता जी बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्रेडिट तो आपको जाता ही जाता है जी बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर रज़ा हैज़ बीन एबल टू अचीव और accomplish whatever he desired for, तो I think that you know should be given that credit। मैं तो पूरा देता हूँ जी आपको जी इसमें। बिल्कुल देते हैं, आप देते हैं। मैं इनके साथ हर चीज़ में ही थी कि हाँ ठीक है, जहाँ भी आप मूव करेंगे इंशाल्लाह तो हम लोग साथ मूव करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं खुद भी विलिंग थी बाहर जाने के लिए, ऐसे नहीं है, मैं खुद भी फार्मासिस्ट हूँ। और ये था हमारा कि हम लोग जाएं, मूव करें, बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं तो बिल्कुल मूव करना चाहिए हम लोगों को। और बस ये है कि उसके बाद जब इंटरव्यू का आया तो फिर कभी वो मतलब अपसेट हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और बस उसमें ये है कि साथ साथ कोरू कंसल्टेंट साथ साथ हमारे बहुत रहे हैं। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि मतलब उनकी हेल्प हर स्टेप बाय स्टेप मतलब नज़र आ रही थी, हर चीज़ उनका वर्क भी। और इवन ये कि जब मैं वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर, जब उन्होंने फ़ाइल वगैरह जो ओपन की वो उन्होंने बनवाई थी, आप इनकी जो मैनेजर थी उन्होंने बनवाई थी, तो वो भी मैं देख के बहुत इम्प्रेस्ड हुई कि ये सब वर्क किसने किया। तो ये इन्होंने मुझे बताया था कि ये सब कोरू वालों ने करके दिया है हमें। तो ये चीज़ थी। और बाकी वीज़ा इंटरव्यू के लिए कहूँगी कि मैं, उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह किए। आपसे भी किए? जी हाँ, क्वेश्चन किए थे उन्होंने मुझसे, क्वालिफिकेशन वगैरह मेरी पूछी थी उन्होंने। और बस यही पूछा था, क्वालिफिकेशन वगैरह। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी जब पिटिशन गई होगी, तो हालांकि मुझे पता है कि रज़ा इसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट थे, जी मगर फिर भी आपकी यानी एज ए स्पाउस आपके बारे में भी उनके पास इंफॉर्मेशन गई होगी। जी बिल्कुल। और ये देखा जाए तो उनके लिए तो देखा जाए तो कि बीवी भी फार्मासिस्ट है, जी बिल्कुल। तो उनके लिए तो देखा जाए तो डबल उनको बेनिफिशियल बेनिफिट है। है, बेनिफिट है उनका। और आपका क्या इरादा है, आप वहाँ जाके अभी जी फिलहाल? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जॉब करूँगी वहाँ पे इंशाल्लाह जाकर। और देखें, ये तो आपको अपनी पिटिशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी एज ए जी फार्मासिस्ट, ये तो बिल्कुल, मतलब कमाल हो गया। एक टिकट में दो मजे हो गए, यानी आप एक ने रज़ा ने किया और आप दोनों जाके इंशाल्लाह जी काम करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही है, तो ऐसा मैं ही है। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट थैंक यू। फॉर द फ्यूचर। और बस मैं चाहता था अपने नाजरीन से आपकी मुलाकात कराऊं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगेन अपने पे भरोसा करें, हिम्मत करें। अगर आप एलिजिबल हैं, समझते हैं एलिजिबल हैं, तो अप्लाई ज़रूर करें। और मैं ये बबांगे दोहल कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपा के कहता हूँ, या कि ये होना ना होना हमारे इख्तियार में नहीं है। हो सकता है कोई नेगेटिव बात भी सुने, कौन कौन है जिसके बारे में यहाँ नेगेटिव बात नहीं होती। हम तो किसी खेत की मूली नहीं है, पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनके बारे में होती है। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि दो लोग आते हैं, एक का नहीं हो पाता, जिसका नहीं हो पाता उसको शिकायतें होती हैं। जी बिल्कुल। वो शायद हमारे बारे में वो बातें कह दे जो जो खामियां हम में हों भी ना। जिसका हो जाता है वो हमारी इतनी तारीफ करता है, हमें वो तारीफ, हमारी वो खूबियां भी ऐड कर देता है जो शायद हम में हों भी ना। तो ये तो चलता है। तो बी वाइज एंड बी इंटेलिजेंट, बी स्मार्ट एंड डोंट मिस योर चांस। सी यू।